Hello dear students, in this video we will continue the chapter The French Revolution. So I'm Poonam Som here again with you all, and I welcome you all in our official channel Since Official. So let's start the video. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. So in this video we will start our new topic, that is a directory rules France. Earlier we have read about the Robespierre, Maximilien Robespierre, and he was dead to the guillotine. So now there was, after the death of Robespierre, a new form of the government was framed in France. That was a directory rule France. अब कैसे directory rule France में follow किया गया? The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. अब जब जैकोबिन क्लब का जो लीडर था रॉबेस्पियर, उसके मरने के बाद जैकोबिन्स के हाथ से गवर्नमेंट चली गई, ठीक है. एंड उसके बाद क्या हुआ कि द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर. अब जो मिडिल क्लास के धनी लोग थे, ठीक है, उनके हाथ में पावर आ गई. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड टू द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और एक नया संविधान लिखा गया जिसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया कि जो नॉन प्रॉपर्टाइड पीपल हैं, यानी कि जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सोसाइटी के ऐसे लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं होगा. दे डिनाइड, ठीक है. एंड इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल. और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इट प्रोवाइडेड, उसने 2 नई इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का गठन किया था. एंड दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स. और उनमें उन्होंने क्या किया कि दीज जो ये काउंसिल्स थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें प्लान किया गया था एक डायरेक्टरी रूल होगा जिसमें जो एग्जीक्यूटिव होंगे यानी कि जो मैनेजमेंट करने वाले होंगे, दैट वुड बी अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है. मतलब 5 लोग होंगे और वो मिलकर गवर्नमेंट को चलाएंगे. So this was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. और ये इसलिए किया गया था, 5 मेंबर्स का जो डिसीज़न लिया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि जैसे जैकोबिन्स में सिर्फ एक ही लीडर था और सारी पावर एक ही पर्सन के हाथ में थी, तो उस पावर का न दोहराने के लिए उन्होंने ये नया निर्णय लिया था. सो हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. मगर जब डायरेक्टर्स बने, ठीक है, तो डायरेक्टर्स में 5 डायरेक्टर्स थे, तो ऑफन दे क्लैश्ड, मतलब कभी कभी उन्हीं के विचार आपस में नहीं मिलते थे, ठीक. द लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो 5 मेंबर्स थे उनके आपस में विचार नहीं मिलते थे. हु देन सॉट टू डिसमिस देम. और यही कारण रहा कि ज़्यादा दिन तक ये सरकार नहीं चल पाई, या ये जो डायरेक्टरी फॉर्म थी वो नहीं चल पाई. द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे. और इस तरह से जो राजनीतिक रूप से जो इनस्टेबिलिटी थी, अस्थिरता थी डायरेक्टरी, और जो डायरेक्टरी की वजह से स्पेशली आई थी, उसने एक रास्ता दिया फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर, ठीक है. दिस इज़ डिक्टेटर, यानी कि कहा जा सकता है तानाशाह या लीडर, ठीक है. तो इसी की वजह से डायरेक्टरी के इस प्रॉपर तरीके से ना चलने की वजह से एक उदय हुआ किसका, एक मिलिट्री डिक्टेटर का. दैट वाज, उसे एक रास्ता मिला गवर्नमेंट को फिर से चेंज करने का या पब्लिक को अपने फेवर में लेने का. एंड हु वाज दैट? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक. Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law and the fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France. इन सब के बावजूद भी, चाहे जैकोबिन्स आए या इससे पहले मोनार्ची सिस्टम था, आफ्टर में बाद में डायरेक्टरी आई, बट जो लोगों के जो उनकी जो थिंकिंग थी या जो वो अपना जो मोटो लेकर चल रहे थे कि गवर्नमेंट के थ्रू की आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम, वो फ्रीडम चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे, ठीक है, और फ्रेटर्निटी चाहते थे, भाईचारा आपस में. तो वो जो ये चीज़ें थी वो बार बार उन्हें इंस्पायर कर रही थी, और यही मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन्हीं, और यही वजह बनी थी पॉलिटिकल मूवमेंट यानी कि राजनीतिक आंदोलन की फ्रांस में. एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, पूरी सेंचुरी में यही जो फीलिंग्स थी या जो लोगों का एक एम था कि
फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। इससे लोगों को मतलब एक नई मोटिवेशन मिलती रही और आगे तक पूरी सेंचुरी पूरे यूरोप में जो आंदोलन थे इस तरह से बढ़ते चले गए। नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज़ डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या औरतों ने भी कोई क्रांति की थी या उसमें भाग लिया था, ठीक। सो इन दिस टॉपिक वी विल रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ द वुमेन इन द सेम टाइम, so means how were the women facing the problems and what were they demanding for. So from the very beginning women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. फ्रेंच सोसाइटी में जो भी अब तक चेंजेस आए थे उन सब में शुरुआत से ही जो वुमेन थी उन्होंने प्रॉपर पार्टिसिपेट किया था, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था हर इवेंट में, ठीक। सो दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज एंड द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मीजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। उन्हें लगता था कि जो उन्हें वो ये आशा करते थे कि जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी रेवोल्यूशन में, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की मतलब जो क्रांति में गवर्नमेंट को चेंज करने में या गवर्नमेंट के संग हेल्प करने में, तो उनको इंट्रोड्यूस मीजर टू प्रूव देयर लाइफ, तो शायद इन सब से उनकी जो लाइफ है वो कुछ इम्प्रूव करेंगी और उससे उनकी लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। थर्ड एस्टेट की मोस्टली लेडीज़ को काम करना होता था एंड दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस, ठीक है। sold flowers, fruits, vegetables at the market or were employed as domestic servants in the houses of the market or were employed as domestic servants in the houses of the prosperous people. तो ऐसे इन्होंने कुछ वर्क शुरू कर दिए थे। दे वर्कड एज अ सीमस्ट्रेसेस, लॉन्ड्रीज मतलब जो लॉन्ड्रीज वगैरह कपड़े धोने का, एंड जो फूलों को बेचना, फ्रूट फलों को, सब्जियों को, और इवन कि लोगों के घरों के काम करना, और जो धनी लोग होते थे उनके घरों में उनके काम करना, ठीक। मार्केट में भी और घर में भी, मतलब जहाँ उन्हें वर्क जैसा मिलता था सुटेबल था उनके लिए, दे यूज़ टू डू। सो मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। कई औरतें ऐसी थी जो एजुकेटेड भी नहीं थी और ना ही उनके पास कोई जॉब ट्रेनिंग थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एज एट अ कॉन्वेंट। उस टाइम पर सिर्फ जो धनी लोग थे, जो किंग थे या जो पैसे वाले लोग थे, सिर्फ उन्हीं के ही लड़कियाँ डॉटर्स ही कॉन्वेंट में स्टडी कर पाती थी। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर दैम, और उसके बाद उनकी मैरिज को प्लान किया जाता था। एंड वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज़ कुक, fetch water, queue up for bread and look after the children, and their wages were lower than those of men. और इसके अलावा जो वर्किंग वुमेन थी उन्हें और भी देखभाल करनी होती थी अपनी फैमिलीज़ की भी। वो लोगों के घरों में कुक का काम भी करती थी, अपने घरों मतलब अपने घर में भी वही काम करती थी, कुक करना, फेच वाटर यानी कि पानी दूर से भर कर लाना, लंबी लाइनों में खड़े रहना ब्रेड के लिए, और बच्चों की देखभाल करना। और उनकी जो सैलरी होती थी वो मैन के कंपैरिजन में बहुत कम हुआ करती थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। तो ऐसे ही कुछ उसमें अपनी चीज़ों को या अपनी आवाज़ को उठाने या डिस्कस करने के लिए उन्होंने क्या किया था, खुद ही पॉलिटिकल क्लब बनाए हुए थे और न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो हमने जैसे पॉलिटिकल क्लब अभी जैकोबिन्स क्लब टाइम में भी पढ़ा था कि लेडीज़ के भी अपने क्लब थे। सो अबाउट 60 वीमेंस क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। फ्रांस की लगभग डिफरेंट सिटीज़ में लगभग 60 क्लब जो थे, 60 क्लब जो थे वो नॉलेज में आए थे। एंड द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। इनमें से काफ़ी सारी औरतें जो थी द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी वो उस बिलोंग करती थी उस सोसाइटी को जो पूरी तरह से क्रांति में डूबे हुए थे, मतलब जो पूरी तरह से रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते थे। एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस। उस टाइम पर जो वुमेन जो पूरी तरह से रिपब्लिक होना चाहती थी या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करती थी, दीज वर फेमस फॉर दैम। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज द वुमेन इन्जॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। उनमें से सबसे जो उनकी डिमांड थी, उनमें से सबसे मेजर डिमांड ये थी कि जैसे जो मैन हैं उन्हें जो भी पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं उनमें वो समान अधिकार से औरतों को भी मिलने चाहिए। विमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड दैम टू पैसिव सिटीज़न। और विमेन इस चीज़ से भी डिसअपॉइंटेड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में उन्हें पैसिव सिटीज़न यानी कि
मतलब कॉमन सिटीज़न के बारे में मतलब उनके ग्रुप में जोड़ दिया गया था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, उन्होंने ये भी डिमांड रखी थी कि वो वोट करेंगे, एंड टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, और उन्हें भी असेंबली में चुना जाए, एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, उन्होंने पॉलिटिकल ऑफिस में भी कोई पोजीशन दी जाए। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, और बस यही इसी इंटरेस्ट के साथ वो अपनी नई गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहती थी या अपनी नई गवर्नमेंट के लिए प्लानिंग कर रही थी। In the early years, the revolutionary government did introduce laws or that helped him improve the lives of women। ठीक है, अर्ली जो पहले सालों में जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो लॉज जो नियम इंट्रोड्यूस किए थे गवर्नमेंट के, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मिली थी वुमेन को। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल्स एंड स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। उसमें क्या था कि पहले स्कूल्स बनाए गए थे स्टेट में, हर स्टेट में स्कूल बनाए गए थे, और स्कूलिंग में गर्ल्स को कंपलसरी था एजुकेशन गेन करना। एंड देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स दैम इनटू द मैरिज अगेंस्ट देयर विल, और ये साथ ही साथ ये भी नियम बनाया गया था कि जो फादर हैं वो बच्चियों को फोर्स नहीं करेंगे मैरिज के लिए बिना उनकी इच्छा के। मैरिज वॉज मेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। जो मैरिज थी दैट वाज इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटर्ड, और फ्रीली क्या था, जो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में आ गई थी, एंड रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ। जो मैरिज होती थी उनको पूरी तरह से सिविल लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर करना होता था। ठीक है, डाइवोर्स वाज मेड लीगल, और उस टाइम पर जो डाइवोर्स थे उन्हें लीगल बना दिया गया था, मतलब एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ एंड वुमेन एंड मैन। पहले क्या था, पहले शायद ये राइट रहा होगा कि सिर्फ मैन ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पर अब दोनों को ही राइट इक्वली मिल गया था। एंड वीमेन कुड नाउ ट्रेन दे फॉर जॉब्स एंड कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। और जो वीमेन थी उनको अब जॉब के लिए ट्रेन किया जाता था, और वो आर्टिस्ट बन सकती थी और अपने छोटे छोटे बिजनेस को भी रन कर सकती थी। Women's struggle for equal political rights, however, continued during the reign of terror। जो women का स्ट्रगल था, जो उन्होंने अपने संघर्ष कर रही थी अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, वो रेन ऑफ टेरर के टाइम पर भी, मतलब जो आतंक का समय था यानी कि रॉबस्पियर का टाइम था, उस टाइम पर भी ऐसे ही कंटिन्यू रहा था। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेंस क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जो नई गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ ऐसे लॉ निकाले थे जिनके अकॉर्डिंग उनको ऑर्डर दिए गए थे कि वो वुमेन के क्लब्स को बंद कर दिया जाए और पूरी तरह से उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया जाए। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ दैम एग्जीक्यूटेड। और इसी चीज़ के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया था रॉबस्पियर के टाइम पर, या टाइम ऑफ जो हमने पढ़ा था रेन ऑफ टेरर, ठीक है, तो कई वुमेन को अरेस्ट किया गया था एंड अ नंबर ऑफ दैम एग्जीक्यूटेड, उनमें से कईयों को फांसी भी दे दी गई थी। ठीक, सो विमेंस मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स। जो विमेन के जो उनका जो स्ट्रगल था या जो उनके मूवमेंट्स थे वो वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए, यानी कि सैलरी के लिए, इक्वल सैलरी मैन की तरह, ठीक है, वो लगभग आने वाले 200 साल तक भी आगे ऐसे ही चलते रहे। कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ में औरतें ऐसे ही अपने हक के लिए लड़ती रहीं। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरीड आउट थ्रू इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। और जो राइट टू वोट था, ठीक है, दैट वाज कैरीड आउट, उसे पूरी तरह से उसे अपनाया गया था। कब? जब पूरी तरह से इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, पूरी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था, तो उसके बाद जाकर लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के अर्ली में, यानी कि पहले सालों में, मतलब तब जाकर औरतों को ये राइट मिला कि दे कैन कास्ट देयर वोट। ठीक, एंड द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वेमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज कैप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। और जो एग्जाम्पल था हमारा कि द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जिसमें वेमेन पार्टिसिपेट करती थी, दैट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंच वुमेन। वो सबसे पहले किसने शुरू किया था पूरे वर्ल्ड में? फ्रेंच वुमेन ने। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर, अपने जो पूरी क्रांतिकारी के जो साल थे, मतलब जब तक उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी, वॉज कैप्ट अलाइव, और पूरी तरह से इंस्पायरिंग मेमोरी के रूप में हमेशा याद किया गया। एंड इट वॉज फाइनली 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। और फाइनली 1946 में जो वुमेन थी फ्रांस की, उन्हें फाइनली राइट टू वोट का राइट मिला, मीन्स दे कैन कास्ट देयर वोट। ठीक,
Clear everyone? So that's all for today. Thank you.